हेलो हेलो। डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल की रिवीजन क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर ABCD पैरामीटर क्या होते हैं ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा और साथ ही साथ आपकी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की जरूरत होती है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। पहली चीज हम लोग यहां पर बेसिक्स में देखेंगे कि अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करने के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की जरूरत होती है, दैट इज R, L, C और G। और ये चारों के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पर फेज डिफाइन होते हैं। उसी तरह अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए आप ABCD पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये चारों के चारों ABCD पैरामीटर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस में क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं। अगर इंपीडेंस और एडमिटेंस ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर और कंडक्टेंस में डिपेंड करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के जो इंपीडेंस और एडमिटेंस है वो भी पर फेज डिफाइन होते हैं। अगर इंपीडेंस और एडमिटेंस ट्रांसमिशन लाइन के पर फेज डिफाइन होते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के जो ABCD पैरामीटर होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, पर फेज डिफाइन होते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर और RLCG पैरामीटर पर फेज डिफाइन होते हैं तो जब मैं ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करूंगा तो हमेशा कौन सा मॉडल यूज करूंगा, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसको मैं बोर्ड पे आपको लिख देता हूं, बेटा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और ये क्लास मैं उन लोगों के लिए ले रहा हूं जिनको मैं आपका पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन में चीजें पढ़ा चुका था। ठीक है, तो देखेंगे कि हमें मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना था लेकिन आप लोग कुछ चीजें भूल गए होंगे तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, और जो नहीं पढ़े वो प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, और यहां पर मैं डेप्थ में नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चीजें मैं उतनी डेप्थ में नहीं बता रहा जितनी मैं क्लास में बताता हूं। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैं रिकॉल करा रहा हूं जिससे उनको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बड़ी आसानी से समझ में आए। जिन्होंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं थोड़ी सी चीजें आपका डिस्कस कर देता हूं जिससे आपको भी चीजें समझ में आए। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से हम बिल्कुल जैसा क्लास में पढ़ते थे सेम उसी तरह यहां भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज मैंने बोला बेटा कि फॉर द मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वी यूज 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। फॉर द मॉडलिंग of transmission line we use 4 electrical parameter that is for the modeling of transmission line we use 4 electrical parameter that is R, L, C and G। ठीक है, और आप देखेंगे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और कंडक्टेंस आप क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग के लिए। और ये जितने भी 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं वो सारे के सारे कैसे डिफाइन होते हैं, पर फेज। मतलब जब रजिस्टेंस दिया होगा तो पर फेज दिया होगा, इंडक्टेंस भी पर फेज दिया होगा, कैपेसिटर भी पर फेज दिया होगा और कंडक्टेंस भी पर फेज। ऑल दीज 4 पैरामीटर्स these 4
इलेक्ट्रिकल parameters are defined per phase only। ये चारों के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हमेशा कैसे डिफाइन होते हैं बेटा? पर फेज डिफाइन होते हैं। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करूं, एनालिसिस करने का मतलब ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तभी आप अपने ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जनरली अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करूंगा तो मैं क्या यूज करता हूं बेटा? ABCD पैरामीटर यूज करता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा, फॉर द एनालिसिस of transmission line we use ABCD parameter। we use ABCD पैरामीटर्स। आप ABCD पैरामीटर यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के बेटा जो ABCD पैरामीटर होते हैं वो हमेशा ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉमिनल टी मॉडल के ABCD पैरामीटर लिखूं तो फॉर एग्जांपल ABCD पैरामीटर ऑफ नॉमिनल टी मॉडल, ठीक है। नॉमिनल टी मॉडल के अगर बेटा मैं ABCD पैरामीटर लिखूं तो A पैरामीटर बेटा क्या होता है बेटा? 1 + YZ/2। B पैरामीटर बेटा क्या होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू Z 1 + YZ/4। C पैरामीटर क्या होता है बेटा? Y के बराबर। और D पैरामीटर बेटा क्या होता है बेटा? 1 + YZ/2। अगर मैं बात करूं ABCD पैरामीटर की, अगर मैं बात करूं नॉमिनल पाई मॉडल के, ठीक है। नॉमिनल पाई मॉडल के अगर मैं ABCD पैरामीटर लिखूं, नेक्स्ट यहां पर लिख देता हूं, एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ABCD पैरामीटर ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल। अगर मैं नॉमिनल पाई मॉडल के ABCD पैरामीटर लिखूं तो A पैरामीटर बेटा कितना है? 1 + YZ/2। B पैरामीटर बेटा कितना है? दैट इज इक्वल टू Z। C पैरामीटर बेटा कितना है? 1 + दैट इज C पैरामीटर होता है बेटा Y 1 + YZ/4। और बेटा D पैरामीटर होता है 1 + YZ/2। अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर लिखूं, ठीक है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए बेटा मैं सारी की सारी चीजें लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ABCD पैरामीटर ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का बेटा A पैरामीटर कितना होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू 1। B पैरामीटर कितना होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू Z। C पैरामीटर बेटा कितना होता है? 0। और बेटा D पैरामीटर कितना होता है? 1, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के जो ABCD पैरामीटर होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस पर डिपेंड करते हैं। यहां पर आप देखेंगे B पैरामीटर इंपीडेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 है ना, 1 को लिख सकते हैं 1 × Z⁻0 या फिर 1 × Y⁻0। दैट इज आल्सो किसी भी पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 × Z⁻0 लिख दूंगा तो ये इंपीडेंस पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहां पर 0 × Z लिख सकते हैं, फिर 0 × Y लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के जो ABCD पैरामीटर होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इंपीडेंस और टोटल एडमिटेंस पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की इंपीडेंस और एडमिटेंस की बात करूं,
टोटल इंपीडेंस कितना होता है बेटा ट्रांसमिशन लाइन का, R प्लस जे ओमेगा एल। और बेटा यहां पर मीडियम और शॉर्ट की बात की है, तो अगर मैं बात करूं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल एडमिटेंस है वो कितना होता है बेटा, जे ओमेगा सी। तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के जो इंपीडेंस, ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर इंपीडेंस और एडमिटेंस पर डिपेंड करते हैं। और इंपीडेंस और एडमिटेंस बेटा ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और कंडक्टेंस पर फेज डिफाइन होते हैं, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस भी पर फेज डिफाइन होंगे। अगर ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस पर फेज डिफाइन होंगे तो ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर भी कैसे डिफाइन होते हैं, पर फेज। तो इसके नीचे बेटा मैं लिख देता हूं सो दैट ABCD पैरामीटर, ABCD पैरामीटर of transmission line are also defined per phase only, are defined per phase only। तो आप देखेंगे दो चीज यहां से बेटा आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन के जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं RLCG वो भी पर फेज डिफाइन होते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर भी हमेशा क्या होते हैं, पर फेज डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैं समराइज करके इन दोनों पॉइंट को लिख देता हूं। ठीक है, साथ ही साथ बेटा नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपकी जो है चीजें क्लियर रहे। ठीक है, क्योंकि बेटा देखिए कोरोना चल रहा है और बेटा आपकी क्लासेज कब तक बंद हैं ये किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, और जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा, आपके पेपर की डेट आती है तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसके लिए आपका सिलेबस प्रायोरिटी पे है द इंजीनियर के। ठीक है, इसलिए सारे का सारा सिलेबस आपका जो है, जो भी रिमेनिंग सिलेबस है वो हम लोग ऑनलाइन ही कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समराइज करके लिख सकते हैं सो दैट RLC एंड G पैरामीटर या फिर ABCD पैरामीटर्स of transmission line are defined per phase only। तो ट्रांसमिशन लाइन के जितने भी पैरामीटर होते हैं वो पर फेज डिफाइन होते हैं, RLCG पर फेज डिफाइन होते हैं। तो जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करेंगे तो कैसी एनालिसिस करेंगे बेटा, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं RLCG, चाहे आप उसका मॉडल बनाइए चाहे ABCD पैरामीटर यूज करिए, ये सारी की सारी चीजें पर फेज डिफाइन होते हैं। तो जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करेंगे तो हमेशा आपको कौन सा मॉडल बनाना पड़ेगा, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखने वाला हूं therefore for the analysis of transmission line, we always use per phase electrical equivalent model, per phase electrical equivalent model of transmission line, equivalent model of ट्रांसमिशन लाइन। तो जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज बेटा करेंगे तो हमेशा आपको कौन सा मॉडल बनाना है बेटा, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल आपको बनाना है। ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी बेटा मैं मॉडल बनाऊंगा ट्रांसमिशन लाइन में वो कैसा मॉडल होगा, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल होने वाला है। अब यहां पर आप बात करेंगे कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो
किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन करंट को निकालने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर मालूम होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट आपको हमेशा मालूम होता है। और आप जो है अगर ABCD पैरामीटर मालूम है, रिसीविंग इन वोल्टेज रिसीविंग करंट मालूम है, तो आप सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का किस इक्वेशन से निकाला जाता है, तो व्हाट इज द इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। और उस इक्वेशन में आप जो है रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट की कौन सी वैल्यू रखने वाले हैं, ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको सेंडिंग इन वोल्टेज निकालना है, तो सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होता है बेटा, सेंडिंग इन वोल्टेज होता है बेटा A VR प्लस B IR। दिस इज द सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होता है, A VR प्लस B IR। नाउ जो सेंडिंग इन करंट होता है वो क्या होता है बेटा, C VR प्लस D IR। अब आप देखेंगे कि जनरली जो है आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किया जाता है। और 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन द्वारा जब करते हैं तो 3 फेज में आप कौन से कनेक्शन को प्रेफर करते हैं, स्टार कनेक्शन को प्रेफर करते हैं। स्टार कनेक्शन में हमेशा आप देखेंगे जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। वहीं अगर मैं लाइन करंट की बात करूं स्टार कनेक्शन में, तो लाइन करंट हमेशा फेज करंट के बराबर होता है। अगर मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूं, डेल्टा कनेक्शन में जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो आपके फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स ऑफ आपका फेज करंट के बराबर होता है। लेकिन जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में जनरली कौन सा कनेक्शन यूज किया जाता है बेटा, स्टार कनेक्शन यूज किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया तो आप हमेशा कौन सा कनेक्शन मान के चलेंगे, स्टार कनेक्शन ही मान के चलने वाले हैं। और 3 फेज सिस्टम में जब भी आपको कोई वोल्टेज दिया होगा तो वो वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज होता है, कोई भी जो पावर होती है वो हमेशा 3 फेज पावर होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मुझे आपकी ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज को निकालना है तो सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होता है बेटा, AVR प्लस BIR। ABCD पैरामीटर जो होते हैं बेटा, ABCD पैरामीटर हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में जब मैं डिफाइन करूंगा तो ये कैसे डिफाइन होता है बेटा, पर फेज। अगर मुझे सेंडिंग इन वोल्टेज निकालना है तो इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में जो AB पैरामीटर है, ABCD पैरामीटर है, वो कैसे बेटा, पर फेज डिफाइन है। दिस इज पर फेज। आपका B पैरामीटर भी कैसे डिफाइन होता है बेटा, पर फेज डिफाइन होता है। तो जब मैं इस इक्वेशन से सेंडिंग इन वोल्टेज निकालूंगा तो मुझे रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी। रिसीविंग इन वोल्टेज को लाइन वोल्टेज के टर्म में रखना पड़ेगा कि फेज वोल्टेज के टर्म में रखना पड़ेगा। रिसीविंग इन करंट को लाइन करंट के टर्म में रखना पड़ेगा कि फेज करंट के टर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे यहां पर देखना है। चूंकि आप देखेंगे इस इक्वेशन में A और B पैरामीटर पर फेज डिफाइन है, तो जब भी बेटा इस इक्वेशन में आप रिसीविंग इन वोल्टेज को रखेंगे तो रिसीविंग इन वोल्टेज को किस टर्म में रखने वाले हैं, हमेशा फेज वोल्टेज के टर्म में रखने वाले। 3 फेज सिस्टम में हमेशा आप देखेंगे जो रिसीविंग इन वोल्टेज दिया होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। रिसीविंग इन वोल्टेज के आप जो रिसीविंग इन वोल्टेज है उसको आप लाइन वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं, लाइन वोल्टेज, या फिर उसको आप फेज वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं। जो रिसीविंग इन करंट है उसको भी आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। रिसीविंग इन करंट को लाइन करंट के टर्म में लिख सकते हैं बेटा, या फिर आप जो है इसको फेज करंट के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां भी अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे इस इक्वेशन का यूज करके आप सेंडिंग इन करंट को क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंडिंग इन करंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको C और D पैरामीटर रखने पड़ेंगे, और C और D पैरामीटर हमेशा कैसे डिफाइन होते हैं बेटा, पर फेज डिफाइन होते हैं। दिस इज डिफाइन पर फेज। D पैरामीटर भी कैसे डिफाइन होगा बेटा, पर फेज। कैसे डिफाइन होगा बेटा, ये पर फेज डिफाइन होगा। और आप देखेंगे रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। रिसीविंग इन वोल्टेज को आप बेटा लाइन वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं, लाइन वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर फेज वोल्टेज के टर्म में लिख सकते हैं। और जो रिसीविंग इन करंट है बेटा
रिसीविंग इन करंट को भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, लाइन करंट के टर्म में लिख सकते हैं या फिर फेज करंट के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जनरली आप देखेंगे चूंकि एबीसीडी पैरामीटर पर फेज डिफाइन होते हैं, तो यहां पर जब आप जो है इन इक्वेशन में ये जो दोनों इक्वेशन है इनमें जब रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे, रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू भी किसके टर्म में रखेंगे, पर फेज। क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर पर फेज डिफाइन है, तो जब मैं इस इक्वेशन में रिसीविंग इन वोल्टेज रखूंगा तो रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू किसके टर्म में रखूंगा, दैट इज फेज वोल्टेज के टर्म में रखने वाला हूं। आप देखेंगे 3 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज दिया होगा तो फेज वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज कितना होगा, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। इस इक्वेशन में जब आप रिसीविंग इन करंट को रखेंगे तो जनरली रिसीविंग इन करंट को किसके टर्म में रखेंगे बेटा, फेज करंट के टर्म में रखेंगे। अगर स्टार कनेक्शन होगा, अगर स्टार कनेक्शन होगा तो जो फेज करंट रखूंगा, क्योंकि फेज करंट ही किसके बराबर होता है, लाइन करंट के बराबर होता है। तो स्टार कनेक्शन में आप जो रिसीविंग करंट है जनरली उसको फेज करंट के टर्म में, क्योंकि फेज करंट ही किसके बराबर होता है, लाइन करंट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्टार कनेक्शन में इस इक्वेशन में जो रिसीविंग करंट है चाहे आप उसका फेज करंट रख दो चाहे लाइन करंट, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो जो सेंडिंग इन वोल्टेज आएगा, सेंडिंग इन वोल्टेज की कौन सी वैल्यू आएगी, सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू फेज वोल्टेज के टर्म में आएगी कि आपका लाइन वोल्टेज के टर्म में आएगी। आप देखेंगे इस इक्वेशन में हर एक वैल्यू को मैंने फेज के टर्म में लिखा है, पर फेज लिखा है, तो यहां से जो आपका सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू आएगी, सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू भी किसके टर्म में आएगी बेटा, फेज वोल्टेज के टर्म में आने वाली है। आपका जो सेंडिंग इन वोल्टेज है वो भी किसके टर्म में आएगा, फेज वोल्टेज के टर्म में आने वाला है। आप देखेंगे जब मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, इस इक्वेशन में आप जो है जब रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट की वैल्यू रखेंगे किसके टर्म में, क्योंकि आप देखेंगे इस इक्वेशन में सी और डी पैरामीटर वो कैसे हैं, पर फेज है। तो इस इक्वेशन में जब आप रिसीविंग इन वोल्टेज रखेंगे, रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू किसके टर्म में रखेंगे, फेज वोल्टेज के टर्म में रखने वाले हैं। और जो रिसीविंग इन करंट होगा उसको भी आप किसके टर्म में रखेंगे, फेज करंट। अगर स्टार कनेक्शन होगा तो फेज करंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लाइन करंट के बराबर। तो स्टार कनेक्शन में आप रिसीविंग इन करंट की वैल्यू फेज करंट के टर्म में भी रख सकते हैं और लाइन करंट के टर्म में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा इस इक्वेशन से जब आप सेंडिंग इन, इस इक्वेशन से जब आप सेंडिंग इन करंट को कैलकुलेट करेंगे तो सेंडिंग इन करंट की कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, सेंडिंग इन करंट की वैल्यू फेज करंट के टर्म में आने वाली है। तो सेंडिंग इन करंट जब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो किसके टर्म में आएगा बेटा, फेज करंट के टर्म में आएगा। अगर स्टार कनेक्शन होगा तो फेज करंट ही किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लाइन करंट के बराबर होगा। स्टार कनेक्शन में इस इक्वेशन से आप सेंडिंग इन करंट की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो सेंडिंग इन करंट किसके टर्म में आएगा, फेज करंट के टर्म में। अगर स्टार कनेक्शन होगा तो फेज करंट ही किसके बराबर हो जाएगा, लाइन करंट के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं बेटा, जब आप जो है अपने किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज निकालेंगे तो सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होता है बेटा, AVR प्लस B इंटू IR। जब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो इस इक्वेशन में जो A और B पैरामीटर है वो कैसे डिफाइन है बेटा, पर फेज डिफाइन है। A और B पैरामीटर कैसे डिफाइन है बेटा, पर फेज डिफाइन है। तो इस इक्वेशन में जब आप अपने रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे तो रिसीविंग इन वोल्टेज हमेशा किसके टर्म में रखेंगे बेटा, फेज वोल्टेज के टर्म में रखेंगे। और जो रिसीविंग इन करंट होगा उसकी वैल्यू भी किसके टर्म में रखेंगे बेटा, फेज करंट के टर्म में। क्योंकि जनरली मेरा जो 3 फेज सिस्टम है ट्रांसमिशन में स्टार कनेक्शन होता है तो फेज करंट ही किसके बराबर आ जाएगा, लाइन करंट के बराबर आ जाएगा। और इस इक्वेशन से जब मैं सेंडिंग इन वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो मेरा सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू किसके टर्म में आएगी बेटा, फेज वोल्टेज के टर्म में आने वाला है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट सेंडिंग इन वोल्टेज की इक्वेशन के बारे में कि किस जगह आपको कौन सी वैल्यू रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंडिंग इन करंट की बात करूं तो सेंडिंग इन करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ट्रांसमिशन लाइन में, C इंटू VR प्लस D इंटू IR।
यही होता है। और आप देखेंगे इस इक्वेशन से जब मैं सेंडिंग इन करंट कैलकुलेट करूंगा तो इस इक्वेशन में जो सी पैरामीटर है वो भी कैसे डिफाइन है बेटा, पर फेज डिफाइन है, दिस इज पर फेज। और डी पैरामीटर भी कैसे डिफाइन है बेटा, पर फेज डिफाइन है, दिस इज पर फेज डिफाइन है। तो इस इक्वेशन में जब मैं रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू रखूंगा तो रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू किसके टर्म में रखूंगा बेटा, फेज वोल्टेज के टर्म में रखूंगा, दिस इज फेज वोल्टेज के टर्म में रखूंगा। और इस इक्वेशन में जब मैं रिसीविंग इन करंट की वैल्यू रखूंगा तो उसकी वैल्यू भी किसके टर्म में रखूंगा बेटा, फेज करंट के टर्म में रखने वाला हूं। क्योंकि स्टार कनेक्शन सिस्टम होता है, फेज करंट ही किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लाइन करंट के बराबर होगा। मतलब यहां पर आप रिसीविंग करंट के फेज करंट भी रख सकते हैं, फिर लाइन करंट के टर्म में भी रख सकते हैं। और बेटा जब यहां से आप जो है सेंडिंग इन करंट कैलकुलेट करेंगे तो सेंडिंग इन करंट पे जब कैलकुलेट करेंगे तो किसके टर्म में आएगा बेटा, फेज करंट के टर्म में आएगा, दिस इज फेज करंट के टर्म में आने वाला है। और फेज करंट में आने के बाद आप देखेंगे अगर स्टार कनेक्शन सिस्टम होगा तो ये फेज करंट ही किसके बराबर हो जाएगा, लाइन करंट के बराबर होगा। तो आप देखेंगे इन इक्वेशन से आप जो है फेज वो सेंडिंग इन फेज वोल्टेज और सेंडिंग इन फेज करंट या फिर लाइन करंट निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब इस इक्वेशन से निकालेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज आएगा। लेकिन आप थ्री फेज सिस्टम में हमेशा आंसर लाइन वोल्टेज के टर्म में देते हैं। अगर स्टार कनेक्शन सिस्टम होगा तो जो आपका लाइन वोल्टेज होगा, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। अगर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होगा तो जो फेज वोल्टेज होगा वही आपका लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी इस इक्वेशन से जब मैं बात करूंगा तो आपका जो है जो सेंडिंग इन करंट है उसकी वैल्यू किसके टर्म में आएगी, फेज करंट के टर्म में आएगी। अगर बेटा स्टार कनेक्शन सिस्टम होगा तो जो फेज करंट है वही आपका लाइन करंट हो जाएगा। अगर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम होगा तो जो लाइन करंट होगा वो √3 टाइम्स ऑफ आपका फेज करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये दोनों इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए कि किस इक्वेशन में किस टर्म की कौन सी वैल्यू रख रहे हैं, कहां हम फेज वोल्टेज रख रहे हैं, कहां पर हम फेज करंट रख रहे हैं, कहां पर हम लाइन वोल्टेज रख रहे हैं, कहां पर लाइन करंट रख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज क्लियर विल बी देयर। अब आप देखेंगे कि अब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को क्या करना चाहता हूं, एनालिसिस करना चाहता हूं। ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए दो पैरामीटर कैलकुलेट किए जाते हैं। एक होता है बेटा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी और दूसरा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप देखेंगे आपकी जब मैं ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस निकालूंगा तो जनरली मैं दो पैरामीटर हमेशा कैलकुलेट करूंगा। हर एक ट्रांसमिशन लाइन में दो पैरामीटर कैलकुलेट करने होंगे। एक होगा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। किसी भी अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की जो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होती है, आप देखेंगे जब आप अपनी पावर को सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में भेजेंगे तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ज्यादा से ज्यादा आप पावर क्या कर सके बेटा, रिसीविंग इन तक पहुंच सके। मतलब आपकी लाइन में जो लॉसेज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कम से कम। लाइन में जितनी आपके लॉसेज कम से कम होंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा पावर आपकी रिसीविंग इन में या फिर आउटपुट पोर्ट पे पहुंचेगी। और जितनी बेटा पावर आपकी ज्यादा आउटपुट पोर्ट में पहुंचेगी उतनी ही आपकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड पे लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है, डिप हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आपके जो है जब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड पे लेके आऊंगा तो अगर मेरे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा जिसकी वजह से मेरा लोड क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आप देखेंगे जो वोल्टेज रेगुलेशन है जिसको मैं फ्लक्चुएशन वोल्टेज में बोल रहा हूं वो कम से कम होना चाहिए। तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की ऑब्जेक्टिव होती है कि उसका वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए और उसकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो जितने भी मॉडल हमने पढ़े हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इनमें मैं दो पैरामीटर हमेशा कैलकुलेट करूंगा, एक ट्रांसमिशन इफिशियंसी, दूसरा रेगुलेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा अपनी होने वाली है दैट इज परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको जनरल फार्मूले बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो जनरल फार्मूला क्या होगा। ये फार्मूले किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मैं अभी आपको कोई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या फिर मीडियम या फिर लॉन्ग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जनरल फार्मूले बता रहा हूं और इन्हीं फार्मूले का यूज करके आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन को बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू वांट टू टेक हियर
दैट इज नेक्स्ट हेडिंग होगी परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालाइज या फिर चेक करने के लिए आप दो पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दो पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। पहला पैरामीटर होता है बेटा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। पहला पैरामीटर होगा बेटा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, जिसको बेटा हम लोग नीटा टी से क्या करते हैं बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसमिशन लाइन में कि जो आपकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब सेंडिंग एंड से जितनी भी आप पावर भेज रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द पावर कहां पर जानी चाहिए, रिसीविंग एंड पे फिर लोड के पास पहुंचनी है। जितनी पावर आपकी लोड के पास ज्यादा पहुंचेगी उतनी ही ट्रांसमिशन इफिशिएंसी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, नाउ दूसरा बेटा होगा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, दैट इज वोल्टेज में रेगुलेशन मीन्स होता है फ्लक्चुएशन, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन। तब जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लोड के डैमेज होने की चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम हर एक ट्रांसमिशन लाइन का क्या निकालेंगे बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा दिस इज V डॉट R सफिक्स में आपका क्या आ जाएगा बेटा N। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मैं आइडियल ट्रांसमिशन इफिशिएंसी की बात करूं, किसी ट्रांसमिशन लाइन अगर मेरे पास एक आइडियल ट्रांसमिशन लाइन है तो आइडियली ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, आप देखेंगे ट्रांसमिशन इफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपके जो है रिसीविंग में ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट होगी। तो आइडियली जो आपकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा 100%। लेकिन अगर मैं बात करूं जब मैं सेंडिंग एंड से पावर सेंड करूंगा रिसीविंग एंड में तो ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, पावर में लॉस हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी सेंडिंग एंड पावर होगी उससे कम ही पावर हमेशा कहां पर पहुंचेगी, रिसीविंग एंड में पहुंचेगी। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होती है वो 100% से थोड़ा कम होती है। एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की जो प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होनी चाहिए वो 90% या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी की बात करूं तो आइडियली मेरी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए बेटा 100%, और प्रैक्टिकली जो है एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की जो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होती है वो 90 या फिर 90% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी 90% से ज्यादा है तो वो ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, उस ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा है। तो यहां लिख देता हूं बेटा आइडियल ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है बेटा, आइडियल ट्रांसमिशन लाइन की जो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी है वो 100% होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी 90 या फिर 90% से ज्यादा, प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन इफिशिएंसी एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90%। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, मैंने बोला कि जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे मेरा लोड क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर मेरे जो है जब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन का नो लोड से फुल लोड में लेके जाऊंगा तो जब मेरा रिसीविंग वोल्टेज डिप होगा तो जितना वोल्टेज में कम से कम कमी आएगी उतना ही मेरे लोड के डैमेज होने का चांस कम होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है, जब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से
फुल लोड में लेके जा रहा हूं तो रिसीविंग एंड में जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, जितना फ्लक्चुएशन कम होगा उतना ही मेरे लोड के डैमेज होने का चांस कम होगा। तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होना चाहिए बेटा, कम से कम होना चाहिए। आइडियली अगर मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए, और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो वोल्टेज रेगुलेशन ±5% हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन की आइडियली वैल्यू, अगर मैं किसी ट्रांसमिशन लाइन में बात करूं, एक ट्रांसमिशन लाइन में आइडियली कितना वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, फ्लक्चुएशन, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन क्या होना चाहिए बेटा, 0। जितना फ्लक्चुएशन कम होगा उतना ही मेरा लोड के डैमेज होने का खतरा कम होगा, और फ्लक्चुएशन जितना ज्यादा होगा वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड पे, उतना ही मेरे लोड के डैमेज होने का खतरा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन बेटा कितना होना चाहिए, आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए 0% लाइन में। लेकिन प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है बेटा, प्लस माइनस, प्रैक्टिकल वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए, कितने तक हो सकता है, ±5%। दिस इज द लिमिट। ठीक है, दिस इज द रेंज गिवन है कि इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन टॉलरेंस नहीं हो सकता, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन लाइन में नहीं होना चाहिए जब मैं लाइन को नो लोड से फुल लोड पे लेके जाऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि लाइन में फ्लक्चुएशन से मेरा कहने का क्या मतलब है। जब मैं आपको लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे जब आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके जाएंगे तो आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर लेता हूं। पहले मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे लेके आऊंगा, फिर मैं आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को फुल लोड कंडीशन पे लेके आऊंगा। ठीक है, लोडेड कंडीशन पे लेके आऊंगा, और जब आपकी ट्रांसमिशन लोडेड कंडीशन पे होगी तो आप देखेंगे कि जो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी कंसीडर, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बेटा यहां पर मैं एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर लेता हूं। और अभी आपकी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो किस कंडीशन में है, नो लोड कंडीशन पे। तो नो लोड कंडीशन पे आप देखेंगे आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है उसकी वैल्यू कुछ होगी, और जब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके आऊंगा तो आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ नो लोड कंडीशन, पहले मैं बात कर रहा हूं नो लोड कंडीशन की, दैट इज नो लोड कंडीशन। अभी मेरी ट्रांसमिशन लाइन किस कंडीशन पे बेटा, नो लोड कंडीशन। नो लोड का मतलब कि आपने रिसीविंग इन पे लोड कनेक्ट नहीं किया। अगर रिसीविंग इन में लोड कनेक्ट नहीं किया मतलब रिसीविंग इन कैसा है, ओपन सर्किट है। अगर रिसीविंग इन आपका ओपन सर्किट है तो रिसीविंग इन करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपका रिसीविंग इन करंट 0 है, आप देखेंगे ओपन सर्किट में हमेशा आपको वोल्टेज को कैलकुलेट करना होता है। तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लेकिन ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करनी होती है। वहीं अगर मैं बात करूं शॉर्ट सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट में आपको हमेशा मालूम होता है वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, और हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कैलकुलेट करनी होती है। तो जब मैं ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे रखूंगा तब मेरा रिसीविंग इन वोल्टेज ओपन सर्किट होगा, तो मुझे रिसीविंग इन वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करना होगा। समझाने के लिए बेटा मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं बेटा, रिप्लेस कर देते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं इस टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस आएगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अभी किस कंडीशन पे है बेटा, नो लोड कंडीशन पे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लाइन को आप टोटल लाइन के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपनी लाइन को लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। और सीरीज इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, R + j⍵L। नाउ दिस इज द सेंडिंग इन वोल्टेज, नाउ दिस इज सेंडिंग इन वोल्टेज, this is sending in voltage, this is Vs, this is sending in current। मैंने आपको बताया बेटा
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन करंट होता है वो रिसीविंग करंट के हमेशा बराबर होता है। अभी मैंने बेटा आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को किस कंडीशन पे रखा है? नो लोड कंडीशन पे। नो लोड कंडीशन में कहने का मतलब कि आपके रिसीविंग इन में कोई भी लोड नहीं लगा। अगर रिसीविंग इन में कोई भी लोड नहीं लगा तो रिसीविंग इन ओपन सर्किट है। अगर रिसीविंग इन ओपन सर्किट है तो रिसीविंग इन करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और बेटा जिस समय रिसीविंग करंट 0 है मतलब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो नो लोड कंडीशन में, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? जिस समय आपकी ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशन पे है मतलब रिसीविंग इन कैसा है? ओपन सर्किट, उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को आप क्या बोलते हैं बेटा? नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करने वाला हूं। आप देखेंगे जब आप अपनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे लेके आएंगे तो रिसीविंग इन करंट 0 हो जाएगा। रिसीविंग करंट हमेशा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किसके बराबर होता है? सेंडिंग। अगर रिसीविंग करंट 0 है तो सेंडिंग इन करंट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब आप अपनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे लेके आएंगे तो आपकी लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। मान लीजिए आपने सेंडिंग इन में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रखा है, फिर जनरेट कर रखा है, मान लीजिए यहां पर 10 किलो वोल्ट वोल्टेज जनरेट कर रखा है। जैसे ही आप अपनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे लेके आएंगे उस समय आपका रिसीविंग करंट और सेंडिंग करंट 0 होगा। मतलब आपकी लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो लाइन में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो उस समय आप देखेंगे नो लोड कंडीशन के समय जो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा? सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर। आपका नो लोड वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? सेंडिंग इन वोल्टेज, जो कि कितना है बेटा? 10 किलो वोल्ट है। तो आप देखेंगे जब मैं अपनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे लेके गया तो आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो किसके बराबर है बेटा? सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर है। क्यों है? क्योंकि आपकी लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब आप अपनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे करेंगे तो लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से लाइन में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो जो सेंडिंग इन वोल्टेज है वही किसके बराबर हो जाएगा? रिसीविंग इन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं? लाइन को लोड करने वाला हूं, मतलब लाइन में मैं लोड लगाने वाला हूं। ठीक है। दैट इज लोड लगाने का मतलब फुल लोड लगाने वाला हूं। ठीक है। तो नाउ आई कैन बी टेकन द लोडेड कंडीशन की बात करने वाला हूं। लोडेड मतलब फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन। ठीक है। जब मैं अपनी लाइन में क्या कर दूंगा बेटा? रिसीविंग इन पे लोड को कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपनी लाइन को नो लोड से फुल लोड पे लेके आऊंगा तो आप देखेंगे आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप यहां पर लोड कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि रिसीविंग इन में करंट फ्लो करेगा। जो रिसीविंग करंट होगा वही सेंडिंग इन करंट होगा। तो आप देखेंगे लाइन में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अगर लाइन में करंट फ्लो करेगा तो लाइन में ड्रॉप होगा। तो आप देखेंगे सेंडिंग इन वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज आपका लाइन में ड्रॉप हो जाएगा और बचा हुआ वोल्टेज कहां पर चला जाएगा बेटा? रिसीविंग इन में चला जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे जैसे ही मैं अपनी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लोड को कनेक्ट करूंगा। नाउ दिस इज ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। दिस इज R एंड दिस इज L। आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज R प्लस j ओमेगा L। ठीक है। नाउ दिस इज द सेंडिंग इन वोल्टेज। सेंडिंग इन वोल्टेज आपने कितना कर रखा है बेटा? दैट इज इक्वल टू 10 किलो वोल्ट। Now this is receiving in, this is receiving in। ठीक है। अब आपने रिसीविंग इन पे लोड को कनेक्ट कर दिया। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, रिसीविंग इन पे आपने लोड को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप रिसीविंग इन पे लोड को कनेक्ट कर देंगे तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा बेटा? क्लोज हो जाएगा। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो जो रिसीविंग इन करंट है वो क्या होने लगेगा बेटा? लोड से फ्लो करने। तो लोड करंट इज नथिंग बट रिसीविंग इन करंट। लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग करंट। ठीक है। और बेटा जो रिसीविंग इन करंट होगा वही आपका कौन सा करंट होगा बेटा? सेंडिंग इन करंट होगा। ठीक है। नाउ दिस इज द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन।
दिस इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो आप देखेंगे जैसे ही आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन में लोड को कनेक्ट करेंगे तो आपकी ट्रांसमिशन, आपका सर्किट क्लोज है, इमीडिएटली आपके जो है लाइन में क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। आपकी लाइन में क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। इस करंट की वजह से अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सर्किट क्लोज है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा और इस करंट की वजह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा बेटा, सम ड्रॉप होगा। तो मैं मान लेता हूं सेंडिंग एंड में 10 किलो वोल्ट था, जैसे ही लोड लगाया आपकी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में कितना ड्रॉप हो जाएगा बेटा, 1 किलो वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो आप देखेंगे 10 किलो वोल्ट सेंडिंग एंड पे आपने वोल्टेज मेंटेन कर रखा था, जैसे ही लोड लगाया आपकी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में सम ड्रॉप होगा। तो बचा हुआ वोल्टेज कहां पर अपीयर हो जाएगा बेटा, रिसीविंग एंड। तो इस बार रिसीविंग एंड के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा बेटा, दैट इज 9 किलो वोल्ट। तो जैसे ही आपने लोड लगाया तो आप देखेंगे कि जो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज है, नो लोड के समय आपका रिसीविंग इन वोल्टेज 10 वोल्ट था। जैसे ही आपने अपनी ट्रांसमिशन लाइन में लोड को कनेक्ट किया, आपका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आपके वोल्टेज में क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। और मैंने बोला कि अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तो आपका लोड में डैमेज होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, अभी डैमेज क्यों हो जाता है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो पहली चीज बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे ही आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड कंडीशन पे लेके आएंगे तो आपके रिसीविंग इन वोल्टेज में क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, कितना चेंज आएगा बेटा, नो लोड के समय आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो कितना है बेटा, सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर है, और रिसीविंग इन जब लोड लगा दिया तो कितना है, 9, दैट इज 9 किलो वोल्ट। तो आप देखेंगे कि जब मैं अपनी लाइन को नो लोड से फुल लोड में आऊंगा तो मेरे वोल्टेज में कितनी कमी आएगी, नो लोड के समय वोल्टेज कितना है 10, और जब लोड लगा दिए तो कितना है 9 किलो वोल्ट। तो कितना कमी आ गई बेटा वोल्टेज में, 1 वोल्ट की कमी आ गई। ठीक है, 1 वोल्ट की कमी क्यों आ गई, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही आप लोड लगाएंगे तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में जितना ड्रॉप होगा, हेलो, ट्रांसमिशन लाइन में जितना ड्रॉप होगा उतना ही मेरे रिसीविंग इन वोल्टेज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप देखेंगे कमी कितनी, 9 दैट इज 10 माइनस 9, कितना किलो वोल्ट की कमी आ रही है बेटा, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है 1 किलो वोल्ट, जो कि मेरे लाइन में क्या है, ड्रॉप है। तो आप देखेंगे जब भी आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड पे लेके आएंगे तो आपका जो है नो लोड से फुल लोड में लेके आएंगे तो आपके रिसीविंग इन वोल्टेज में कमी आ जाएगी, वोल्टेज आपका डिप हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, कितनी कमी आएगी, जितना लाइन में ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज में कमी, क्योंकि आपका बेटा जो रिसीविंग इन वोल्टेज में कमी आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, जितना लाइन में ड्रॉप हो रहा है। 10 वोल्ट पहले था, नो लोड के समय आपका 10 वोल्ट था, लेकिन जैसे ही लोड लगाए ये 9 किलो वोल्ट हो गया, तो 1 वोल्ट में जो कमी आई वो कहां पर जाएगी, लाइन में ड्रॉप के फॉर्म में। तो आप देखेंगे अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतना ही आपका वोल्टेज क्या होता जाएगा, डिप होता जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज में जितना कमी आती जाएगी, तो मैंने बोला कि अगर आपका जो है रिसीविंग इन वोल्टेज कम होता चला जाएगा तो आपका जो है लोड के डैमेज होने का खतरा ज्यादा होता है। आप देखेंगे जब भी जो है आप बात करेंगे कि हमेशा जो भी पावर, किसी भी लोड को जो पावर का डिमांड होता है वो रेटेड वोल्टेज पे होता है। आप देखेंगे कोई भी अगर मेरे पास सब स्टेशन है, सब स्टेशन से जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड करते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए और ये पावर मुझे एक रेटेड वोल्टेज पे चाहिए, रेटेड से कम पे नहीं चाहिए। अगर रेटेड से कम पे पावर मिलेगी तो आपके लोड क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। तो आप देखेंगे किसी भी लोड को जो पावर का डिमांड होता है वो हमेशा रेटेड वोल्टेज पे होता है। अगर आपका वोल्टेज लेवल कम हो जाएगा तो आपका लोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इस चीज को हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये फिगर आप बना चुके होंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वोल्टेज रेगुलेशन से मतलब क्या। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है वोल्टेज में चेंज होना, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होना। कब और कहां पर बेटा, रिसीविंग एंड में। कब, जब आप रिसीविंग एंड को नो लोड से फुल लोड में लेके आते हैं तो वोल्टेज में जो कमी आती है, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होता है, उसी फ्लक्चुएशन को आप क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। और एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए इस चीज को मैं समझाता हूं। अगर आप जो है किसी भी लोड को अगर रेटेड वोल्टेज पे
पावर सप्लाई नहीं करेंगे तो आपका लोड डैमेज क्यों हो जाता है, ठीक है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन बी कंसीडर लाइक दिस। यहां पर बेटा मैं एक लोड ले लेता हूं, नाउ आई कैन बी कंसीडर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके पास एक लोड है, इस लोड को आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर क्या करनी है बेटा, सप्लाई करनी है, ठीक है। एक आपके पास लोड है, दिस इज ए लोड, इस लोड को आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर सप्लाई करना चाहते हैं। नाउ यू कैन बी टेक इट, कितनी पावर सप्लाई करना चाहते हैं, P वॉट पावर सप्लाई करना चाहते हैं, और ये पावर क्या है आपके पास, फिक्स। फिक्स का मतलब कांस्टेंट। इस लोड को P वॉट पावर चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इस लोड का टर्मिनल वोल्टेज क्या है बेटा, V, ठीक है। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है। आप इस लोड को P वॉट पावर सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई करने पे कितना, सप्लाई करने के लिए कितना वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं, V, ठीक है। और बेटा आपने क्या किया, आप इस लोड को P वॉट पावर सप्लाई करना चाहते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई करना चाहते हैं, और ये जो पावर आप इसको सप्लाई कर रहे हैं कितने वोल्टेज पे, V वोल्ट पे, ठीक है। और बेटा इतनी पावर को सप्लाई करने के लिए V वोल्टेज आपने मेंटेन कर रखा है, और पावर को सप्लाई करने के लिए, इतनी पावर को सप्लाई करने के लिए आपका जो है, जो लोड है वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, मान लो I करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं, या आप लोड को आप कितनी पावर सप्लाई कर रहे हैं, P वॉट पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो एक्टिव पावर कंज्यूम बाय द लोड क्या होगा, VI cos फाई, आपका दैट इज VI cos फाई। लोड का पावर फैक्टर भी मान लेता हूं, लोड पावर फैक्टर इज cos फाई। अगर आप इस लोड को एक फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर सप्लाई करना चाहते हैं, इसका टर्मिनल वोल्टेज मालूम है, टर्मिनल करंट मालूम है, पावर फैक्टर, तो आप ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई कर रहे हैं, एक्टिव पावर जो आप इसको सप्लाई करेंगे, दैट इज P इज इक्वल टू क्या होगा, VI cos फाई, ठीक है। आप इस लोड को P अमाउंट ऑफ द पावर क्या करना चाहते हैं बेटा, सप्लाई करना चाहते हैं, एक कांस्टेंट पावर सप्लाई करना चाहते हैं, यू वांट टू सप्लाई द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द पावर, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप जो है रेटेड वोल्टेज पे, जब आपका वोल्टेज क्या होगा, रेटेड वोल्टेज, जब आप इस फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर इसको सप्लाई करेंगे, और किस वोल्टेज पे सप्लाई करेंगे, रेटेड वोल्टेज पे, तब इस रेटेड वोल्टेज पे जब ये पावर सप्लाई होगी, तब आपका जो लोड होगा वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, रेटेड करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो अगर जो है आप इस फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर को आप अपने लोड को सप्लाई करेंगे, और सप्लाई करने के लिए अगर आपने कितना वोल्टेज मेंटेन कर रखा है, रेटेड वोल्टेज मेंटेन कर रखा है, तो ये जो आपका लोड होगा वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, रेटेड करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अगर आपकी पावर फिक्स है, इतनी पावर आप सप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए आपका वोल्टेज पहले से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, अगर वोल्टेज आपका कम हो गया, सेम अमाउंट ऑफ द पावर आपको सप्लाई करने, पावर फैक्टर लोड का क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। पावर फैक्टर, एक बार आपने लोड डिजाइन कर दिया, कोई भी मशीन डिजाइन कर दी, कोई भी मोटर डिजाइन कर दी, तो उसका पावर फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, फिक्स्ड रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आप अपने किसी भी मशीन या फिर किसी भी लोड को एक फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर सप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका जो है, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो अगर कम हो जाएगा, ठीक है, अगर टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, सेम अमाउंट ऑफ द पावर सप्लाई करने के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, रेटेड से इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, फिक्स, ये चेंज नहीं हो सकता। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर आप किसी लोड को एक फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर सप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका वोल्टेज लेवल क्या होगा, कम होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ द पावर को सप्लाई करने के लिए आपकी जो मोटर या फिर लोड होगा, रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। जैसे ही करंट रेटेड से ज्यादा होगा, जैसे ही करंट रेटेड से ज्यादा होगा, रेटेड से ज्यादा करंट जैसे ही आपके जो है मशीन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, या फिर मोटर से फ्लो करेगा, तो मोटर की वाइंडिंग या फिर लोड की जो वाइंडिंग्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, बर्न आउट हो जाएंगी, और बर्न आउट होते ही आपका लोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहां पर मैंने बोला कि आप एक लोड था या फिर एक मोटर थी, इस मोटर को आप
P वॉट पावर सप्लाई करना चाहते थे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर सप्लाई करना चाहते थे। एक्टिव पावर क्या होती है? VI cos phi। अगर आपका इस मोटर या फिर लोड का वोल्टेज क्या होगा? रेटेड से कम हो जाएगा, तो फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर को सप्लाई करने के लिए आपकी जो मोटर या फिर लोड होगा वो रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा। रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ करते ही इमीडिएटली आपका जो मोटर या फिर लोड है क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है रिसीविंग एंड पे पावर को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, तो आपको वोल्टेज हमेशा क्या रखना है? रेटेड रखना है। अगर आप जैसे ही आप जो है नो लोड से फुल लोड में जाएंगे, अगर आपका वोल्टेज रेटेड से कम हो जाएगा तो सेम अमाउंट ऑफ द पावर अगर लोड को सप्लाई करनी है तो आपका जो लोड होगा वो रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से आपका लोड क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड से फुल लोड पे लेके आएंगे तो जो वोल्टेज में कमी आएगी वो कमी कम से कम होनी चाहिए। जितना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन कम होगा उतना ही रेटेड से थोड़ा सा ही ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो आपका लोड डैमेज नहीं होगा। या फिर आप हमेशा देखेंगे कि रिसीविंग एंड पे हमेशा जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है वो कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। अगर कम से कम होगा तो आपकी जो मशीन है वो रेटेड के आसपास ही करंट क्या करेगी? ड्रॉ करेगी, जिससे वो डैमेज नहीं होगा। अगर बेटा आप वोल्टेज में जैसे ही आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में अगर वोल्टेज में बहुत ज्यादा कमी आएगी तो रेटेड से बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। सेम अमाउंट ऑफ द पावर ट्रांसफर करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट, कॉन्स्टेंट या फिर फिक्स्ड अमाउंट पावर को ट्रांसफर करने के लिए रेटेड से जैसे ही ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा आपका लोड क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की खासियत होनी चाहिए कि जो उसमें वोल्टेज में जो चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम से कम। तो एक अच्छी ट्रांसमिशन लाइन में रेगुलेशन हमेशा क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप जो है ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा दैट इज ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ठीक है। इन सब चीजों को समझाने के लिए यहां पर मैं एक पावर सिस्टम का डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो नाउ पहली हेडिंग आपकी होने वाली है ट्रांसमिशन इफिशियंसी। तो आप देखेंगे जब भी मैं बात करूंगा किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में तो जब आप नो लोड से फुल लोड में लेके आएंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए उसमें जो कमी है या फिर जो आपका वोल्टेज डिप होगा वो कम से कम होना चाहिए। जितना कम डिप होगा उतना ही आपकी मशीन रेटेड से थोड़ा सा ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी, जिससे आपका लोड डैमेज नहीं होगा। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, वोल्टेज में ज्यादा डिपिंग होगी तो रेटेड से ज्यादा करंट आ जाएगा और आपका लोड क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। ठीक है। अब पहला चीज हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ट्रांसमिशन इफिशियंसी, ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशियंसी को बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। चलो इस चीज को समझाने के लिए बेटा यहां पर मैं एक पावर सिस्टम का डायग्राम, और ये बेटा मैं जनरल फार्मूला ड्राइव करा रहा हूं, ये सारे फार्मूले आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए सेंडिंग इन। सेंडिंग इन साइड क्या होती है या फिर सेंडिंग इन बस की अगर मैं बात करूं, किस बस को आप सेंडिंग इन बोलते हैं? जहां से आप पावर को क्या करते हैं? सेंड करते हैं। या फिर जिस बस से आपका जनरेटर कनेक्ट होता है उस बस को आप क्या बोलते हैं? सेंडिंग इन बस बोलते हैं। ठीक है। तो नाउ दिस इज ए सेंडिंग इन। नाउ यहां पर बेटा मैं एक सेंडिंग इन बात कर रहा हूं, दिस इज सेंडिंग इन। या फिर यहां पर इस बस से जनरेटर कनेक्ट होगा तो इसको आप जनरेटिंग इन भी बोल सकते हैं। दिस इज सेंडिंग इन या फिर जनरेटिंग इन। ठीक है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए जनरेटर। इस बस से आपका एक जनरेटर कनेक्ट है, दिस इज ए जनरेटर, दिस इज जनरेटर। ठीक है। नाउ दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन। अभी ये कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ दिस इज ए सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन। नाउ दिस इज द रिसीविंग इन या फिर लोड बस। जिस बस से आपका लोड कनेक्ट होता है बेटा उसको आप
लोड बस भी बोलते हैं। नाउ दिस इज द रिसीविंग एंड, दिस इज रिसीविंग एंड, या फिर इसको बोलते हैं बेटा लोड एंड। ठीक है, इस बस से या फिर इस एंड पे लोड आपका क्या है, कनेक्ट है। नाउ दिस इज द लोड, दिस इज द लोड विल बी देयर, दिस इज ए लोड। ठीक है, दिस इज द लोड। नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Vs से, सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Is से। नाउ दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज को Vr से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसीविंग इन करंट को IR से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे इस बस का मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल Vr है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा कहां से मेजर करते हैं बेटा, ग्राउंड से मेजर करते हैं। ग्राउंड से मेजर करने का मतलब रेफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, दैट इज Vr, दिस इज Vr। ठीक है, दे इस पॉइंट को आप बोल रहे हैं सेंडिंग एंड, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है Vs। इस पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर किया होगा बेटा, ग्राउंड से मेजर किया होगा। तो ग्राउंड से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बेटा कितना है, दिस इज Vs। ठीक है, चल आप देखेंगे जैसे ही आप लोड लगाएंगे तो जो रिसीविंग इन करंट होगा वही आपका लोड से पास कर जाएगा। तो दैट इज लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट। तो लोड करंट जो आपका लोड होगा पूरा का पूरा जो रिसीविंग इन करंट होगा वो लोड से पास कर जाएगा। तो लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट। और अगर मैं लोड के क्रॉस वोल्टेज की बात करूं तो लोड वोल्टेज इज नथिंग बट व्हाट वोल्टेज, जो लोड का वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज। क्योंकि जो लोड है वो रिसीविंग इन के अक्रॉस लगा है। हमेशा जो लोड होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे जो रिसीविंग इन वोल्टेज होगा वही आपका कौन सा वोल्टेज है बेटा, लोड वोल्टेज है। तो लोड वोल्टेज इज नथिंग बट नोन एज ए रिसीविंग इन वोल्टेज। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो आप देखेंगे जो लोड है, लोड का अगर मैं पावर फैक्टर बात करूं, लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, किसी भी लोड का अगर पावर फैक्टर निकालना चाहे तो लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच के एंगल का कोसाइन। तो आप देखेंगे जो लोड होगा, लोड का टर्मिनल वोल्टेज कितना है बेटा, Vr, और लोड का टर्मिनल करंट कितना है, IR। तो Vr और IR के बीच के एंगल का कोसाइन ही क्या होगा, लोड का पावर फैक्टर। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द Vr और IR के बीच का एंगल कितना होगा, φr। तो अगर मैं लोड पावर फैक्टर की बात करूं, लोड पावर फैक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है cos φr से, और इसी को आप लोड पावर फैक्टर को बोलते हैं रिसीविंग इन पावर फैक्टर। दिस इज नथिंग बट रिसीविंग इन पावर फैक्टर, क्योंकि लोड का वोल्टेज एंड रिसीविंग का वोल्टेज सेम है, लोड करंट एंड रिसीविंग करंट विल बी सेम। ठीक है, अगर आपसे बोली जाए, आप देखेंगे लोड टर्मिनल के आपका रिसीविंग इन टर्मिनल वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग टर्मिनल करंट, तो रिसीविंग की आप एक्टिव पावर निकाल सकते हैं। कितनी होगी बेटा, अगर सिंगल फेज है VI cos φr। अगर थ्री फेज लोड पावर की बात करो, रिसीविंग एंड क्या होगा, √3 रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट, एंड दैट इज रिसीविंग इन पावर फैक्टर cos φr। और आप देखेंगे जितना रिसीविंग इन वोल्टेज है उतना ही लोड वोल्टेज है, जितना रिसीविंग करंट है उतना ही लोड करंट। तो जो रिसीविंग इन की पावर होगी पूरी की पूरी पावर कौन कंज्यूम कर लेगा बेटा, लोड कंज्यूम कर लेगा। रिसीविंग इन पावर एंड लोड पावर विल बी सेम, वाई, क्योंकि रिसीविंग इन करंट and load voltage, receiving in current and load current will be same, receiving in voltage and load voltage will be same। तो जो भी receiving in पावर होगी वो जितनी receiving in पे एक्टिव पावर होगी उतनी ही एक्टिव पावर जो है कौन कंज्यूम कर लेगा, लोड कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, जितनी रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर होगी उतनी ही जो है लोड रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि दोनों का टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट क्या है, सेम है। तो आप चाहे लोड पावर बोलिए चाहे रिसीविंग इन पावर बोलिए, बात क्या है बेटा, सेम होने वाली है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रिसीविंग इन पावर एंड लोड पावर विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे जो रिसीविंग इन है, रिसीविंग इन से आप पावर को लेते हैं तो रिसीविंग इन टर्मिनल को आप क्या भी बोलते हैं बेटा, दैट इज रिसीविंग इन टर्मिनल इज आल्सो नोन एज ए आउटपुट पोर्ट, इसी को आप आउटपुट पोर्ट भी बोलते हैं। और बेटा सेंडिंग इन से पावर आप भेजते हैं, यहां से आप पावर को इनपुट करते हैं, यहां से पावर को लेते हैं, तो बेटा जो सेंडिंग इन होता है उसको बोलते हैं बेटा इनपुट पोर्ट। दिस इज इनपुट पोर्ट।
ठीक है। अगर आपसे ट्रांसमिशन इफिशिएंसी की बात की जाए बेटा, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फार्मूला, जब भी आप इफिशिएंसी की बात करेंगे तो इफिशिएंसी में आप हमेशा क्या करते हैं बेटा, एक्टिव पावर की बात करते हैं, ठीक है। आपकी जो इफिशिएंसी होती है आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई इनपुट एक्टिव पावर, ठीक है। तो अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं बेटा, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, ठीक है, दैट इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। इसका फार्मूला अगर मैं लिखूं तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को नीटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट एक्टिव पावर। बेटा इंपॉर्टेंट है, जब भी इफिशिएंसी निकालेंगे तो हमेशा एक्टिव पावर की बात करेंगे, आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई इनपुट एक्टिव पावर, इनपुट एक्टिव पावर, और परसेंटेज में निकालें तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 100, ठीक है। अब आप देखेंगे जो आउटपुट एक्टिव पावर है, आउटपुट पोर्ट क्या है बेटा, रिसीविंग इन। तो आप देखेंगे आउटपुट एक्टिव पावर का मतलब रिसीविंग इन एक्टिव पावर, और इनपुट एक्टिव पावर का मतलब सेंडिंग इन एक्टिव पावर। आउटपुट का मतलब जहां से पावर लेते हैं, पावर कहां से ले रहे हैं बेटा, ट्रांसमिशन लाइन में, रिसीविंग इन से। तो रिसीविंग इन एक्टिव पावर, और इनपुट एक्टिव पावर का मतलब जहां से आप पावर को भेजते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में पावर को कहां से सेंड करते हैं बेटा, सेंडिंग इन से सेंड करते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन पावर। तो इसी को आप फार्मूले को लिख सकते हैं, दैट इज फार्मूला फॉर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, दैट इज आउटपुट एक्टिव पावर इज नथिंग बट नोन एज ए रिसीविंग इन एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई व्हाट, इनपुट एक्टिव पावर का मतलब सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, ठीक है। परसेंटेज में निकालना तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100, ठीक है। तो बेटा आउटपुट एक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन में क्या होते हैं, रिसीविंग इन एक्टिव पावर, और बेटा इनपुट एक्टिव पावर क्या होती है बेटा, सेंडिंग इन एक्टिव पावर। अच्छा आप ये बताइए, जब भी आप जो है सेंडिंग इन से पावर को ट्रांसमिट करेंगे, जब भी मैं सेंडिंग इन से पावर को ट्रांसमिट करूंगा तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, रजिस्टर और इंडक्टर होगा, लेकिन इंडक्टर तो बेटा एक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता। कौन एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, रजिस्टर। तो जो भी आप पावर सेंड करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें से जो भी आप एक्टिव पावर भेजेंगे, इनपुट एक्टिव पावर भेजेंगे, उसमें से कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिशन लाइन का रजिस्टर उस एक्टिव पावर को कंज्यूम कर लेगा, और बची हुई पावर कहां पर ट्रांसमिट हो जाएगी, आपके रिसीविंग इन में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो इनपुट पावर होगी वो आपके दो पावर का सम होगी। जो भी आप इनपुट में पावर भेजेंगे दैट इज आल्सो इक्वल टू, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन में रजिस्टर जो एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा वो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, हीट के फॉर्म में। दैट इज द, उस पावर को आप यूज नहीं कर पा रहे, मतलब वो पावर किस में जाने वाली है, लॉस में जाने वाली है। तो आप देखेंगे आप इनपुट में जो भी एक्टिव पावर भेजेंगे उसका कुछ पार्ट एक्टिव पावर का ट्रांसमिशन लाइन में लॉस चला जाएगा, और बाकी की एक्टिव पावर कहां पर ट्रांसमिट हो जाएगी, रिसीविंग इन में या फिर आउटपुट पे। तो इनपुट पावर हमेशा क्या होती है बेटा, आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। इनपुट में जो भी पावर भेजी उसमें से कुछ पार्ट लास्ट में चला जाएगा, बची हुई एक्टिव पावर कहां पर पहुंच जाएगी बेटा, रिसीविंग इन में। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा आउटपुट इफिशिएंसी के एक और फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, आउटपुट एक्टिव पावर, आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई इनपुट एक्टिव पावर क्या होती है बेटा, आउटपुट एक्टिव पावर, या फिर यहां पर बेटा मेरे पास जगह नहीं है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, इसको मैं छोटा छोटा लिख देता हूं बेटा। आउटपुट एक्टिव पावर आपकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई इनपुट एक्टिव पावर क्या होगी बेटा, आउटपुट एक्टिव पावर प्लस लॉसेज, दिस इज लॉसेज, और परसेंटेज में निकालना है तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, दिस इज 100। तो इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। आउटपुट एक्टिव पावर क्या होगी बेटा, दिस इज नथिंग बट रिसीविंग इन एक्टिव पावर, रिसीविंग इन एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई सेंडिंग इन पावर का
जो भी आप सेंडिंग एंड से पावर भेजेंगे उसमें से कुछ पावर जो एक्टिव पावर होगी लॉस के फॉर्म में चली जाएगी ट्रांसमिशन लाइन में, और बची हुई पावर आपकी कहां पर पहुंच जाएगी, रिसीविंग एंड। तो दिस इज नथिंग बट द रिसीविंग एंड एक्टिव पावर प्लस लॉसेज। और बेटा परसेंटेज में निकालना तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर मैं बेटा इसको लिखना चाहूं, आपकी जो है ट्रांसमिशन इफिशियंसी का फार्मूला, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी का फार्मूला, तो आउटपुट एक्टिव पावर जिसको आप बोलते हैं रिसीविंग इन एक्टिव पावर, और बेटा इनपुट एक्टिव पावर दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन एक्टिव पावर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय PS। परसेंटेज में निकालना तो दैट इज इक्वल टू 100। या फिर आप देखेंगे आउटपुट एक्टिव पावर रिसीविंग इन एक्टिव पावर है डिवाइडेड बाई इनपुट एक्टिव पावर या फिर सेंडिंग इन पावर क्या होगी बेटा, रिसीविंग इन पावर प्लस लॉसेज इनटू 100। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको जो है सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन भी दी हो सकती है, 3 फेज, जनरली 3 फेज दी होती है। तो अगर आप ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो अगर 3 फेज लाइन है तो रिसीविंग एंड की 3 फेज पावर रखेंगे और सेंडिंग एंड की 3 फेज पावर रखेंगे, या फिर रिसीविंग एंड अगर 3 फेज ट्रांसमिट तो रिसीविंग एंड में जो आप पावर रखेंगे वो 3 फेज रिसीविंग एंड पावर रखेंगे, और जो लॉसेज भी रखेंगे वो भी कितने फेज के रखेंगे, 3 फेज के रखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी सिंगल फेज लाइन है तो जो रिसीविंग एंड पावर होगी वो सिंगल फेज की होगी और सेंडिंग एंड पावर भी सिंगल फेज की होगी, और अगर सिंगल फेज लाइन है तो यहाँ लॉसेज भी सिंगल फेज के होंगे और रिसीविंग पावर भी सिंगल फेज की होने वाली है। तो मैं यहाँ पर जो है सिंगल फेज के लिए ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फार्मूला अलग ड्राइव कर देता हूँ, और आपका जो है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपके जो है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फार्मूला अलग ड्राइव कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा फॉर सिंगल फेज सिस्टम, यहां से लिखना बेटा स्टार्ट करता हूं, वहां पर मेरे पास जगह नहीं है। फॉर सिंगल फेज सिस्टम, फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग एंड पावर कितनी होगी बेटा, सिंगल फेज सिस्टम में आप सिंगल फेज पावर रखेंगे। रिसीविंग एंड की पावर क्या होगी, आप देखेंगे रिसीविंग एंड का वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग का करंट मालूम है। अगर आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज रिसीविंग करंट मालूम है तो उनके बीच का फेजर बना के आप उनके बीच का एंगल भी बना सकते हैं, दैट इक्वल φr। तो सिंगल फेज में जो एक्टिव पावर होती है, रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना है, VR IR, और इनके बीच के एंगल का कोसाइन दैट इज कॉल्ड रिसीविंग एंड पावर फैक्टर cos φr। तो सिंगल फेज एक्टिव पावर होती है VI cos φr। अगर रिसीविंग एंड एक्टिव पावर निकाल रहा हूं तो दैट इज VR IR cos φr। cos φr क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड रिसीविंग इन पावर फैक्टर, दिस इज रिसीविंग इन पावर फैक्टर। ठीक है, और अगर बेटा मैं सेंडिंग इन पावर की बात करूं सिंगल फेज में, तो सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होता है VS, सेंडिंग इन करंट कितना है IS, VS और IS के बीच का एंगल कितना होगा φs, इसका कोसाइन क्या होगा, सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो सिंगल फेज में एक्टिव पावर क्या होगी, VI cos φ दैट इज इक्वल टू VS IS cos φs। cos φs बेटा किसको डिपेंड करा बेटा, सेंडिंग इन पावर फैक्टर, दिस इज सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो अगर मैं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी की बात करूं, फार्मूला फॉर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, तो रिसीविंग इन पावर कितनी है बेटा, दैट इज VR IR cos φr, और बेटा सेंडिंग इन पावर कितनी है बेटा, VS IS cos φs into 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज द फार्मूला फॉर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन। अब ये फार्मूला आप किसी भी जो है लाइन के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगल फेज लाइन हो, चाहे दैट इज आपके पास जो है चाहे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो। दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन बेटा जो है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, अगर 3 फेज ट्रांसमिशन है तो पावर भी आपको जो है सेंडिंग और रिसीविंग एंड की पावर जो है 3 फेज की पावर आपको रखनी पड़ेगी। और जब मैं लॉस के टर्म में लिखूंगा, क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन लाइन नहीं दी है, क्योंकि हर एक ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल अलग अलग है तो लॉस भी अलग अलग आएंगे, इसलिए मैं यहां से ये वाले फार्मूले को ड्राइव करने वाला हूं। ठीक है, अगर मेरे पास 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है,
3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो जो आपकी रिसीविंग इन पावर जब आप लिखेंगे तो कितने फेज की पावर लिखेंगे बेटा? 3 फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर लिखने वाले हैं। 3 फेज में पावर क्या होती है? √3 दैट इज VI cos phi। तो आप देखेंगे अगर आपको रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग इन करंट मालूम है और उनके बीच के एंगल का कोसाइन मालूम मतलब पावर फैक्टर मालूम है तो आप जो है रिसीविंग इन 3 फेज पावर लिख सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे 3 फेज रिसीविंग इन पावर अगर मैं लिखना चाहूं तो फार्मूला क्या होता है बेटा? √3 रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट एंड दैट इज इक्वल टू रिसीविंग इन पावर फैक्टर दैट इज cos phi r, ठीक है। नाउ अगर मैं सेंडिंग इन की 3 फेज पावर लिखना चाहूँ, सेंडिंग इन वोल्टेज मालूम है, सेंडिंग इन करंट मालूम है, इनके बीच का एंगल मालूम है तो उसका कोसाइन ही क्या हो जाएगा? सेंडिंग इन पावर फैक्टर। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो 3 फेज पावर लिखेंगे। 3 फेज पावर क्या होती है बेटा? लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में दैट इज इक्वल टू √3 सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज, सेंडिंग इन लाइन करंट एंड दैट इज इक्वल टू cos phi, दैट इज कॉल्ड सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने 3 फेज रिसीविंग इन पावर लिखी है, 3 फेज सेंडिंग इन पावर ली है और बेटा 3 फेज रिसीविंग इन और 3 फेज सेंडिंग इन पावर लिखने के जो मैंने लिखी है वो किसके टर्म लिखी? लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में लिखा है। तो आप देखेंगे 3 फेज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा बेटा? दिस इज द फार्मूला। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फार्मूला निकालेंगे तो 3 फेज रिसीविंग इन पावर कितनी होती है बेटा? दैट इज √3 दैट इज रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट दैट इज रिसीविंग इन पावर फैक्टर cos phi r डिवाइडेड बाय 3 फेज सेंडिंग इन पावर क्या होगा? √3 सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज, सेंडिंग इन लाइन करंट एंड दैट इज सेंडिंग इन पावर फैक्टर cos phi s इंटू क्या हो जाएगा? 100। √3 से बेटा √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 3 फेज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट, रिसीविंग इन पावर फैक्टर, सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज, सेंडिंग इन लाइन करंट दैट इज सेंडिंग इन पावर फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा? 100। सिंगल फेज में फेज वोल्टेज आएंगे और आपका जो है 3 फेज जब मैं लाइन की बात करूंगा तो आपके पास लाइन वोल्टेज और लाइन करंट आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होगा अगर आपके पास 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो उसकी ट्रांसमिशन लाइन की 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फार्मूला याद रखना है बेटा। अगर सिंगल फेज लाइन थी तो यहां पर आपने रिसीविंग इन फेज वोल्टेज, रिसीविंग इन फेज करंट, रिसीविंग इन पावर फैक्टर, सेंडिंग इन फेज वोल्टेज, सेंडिंग इन फेज करंट, सेंडिंग इन पावर फैक्टर। लेकिन 3 फेज में यहां पर क्या है? रिसीविंग इन लाइन वोल्टेज, रिसीविंग इन लाइन करंट, रिसीविंग इन पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय सेंडिंग इन लाइन वोल्टेज, सेंडिंग इन लाइन करंट दैट इज सेंडिंग इन पावर फैक्टर, ठीक है। केवल इतना ही डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप जो है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नेक्स्ट, आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को आप क्या कर सकते हैं बेटा? एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह कंसीडर कर सकते हैं तो अपनी ट्रांसमिशन लाइन की को एनालिसिस करने के लिए आप जो है 2 पोर्ट पैरामीटर में ABCD पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। मुझे अब निकालना है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर मुझे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, जब मैं लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके जाऊंगा तो मेरे रिसीविंग इन वोल्टेज में कितना फ्लक्चुएशन या फिर कितना चेंज आएगा, कितना फ्लक्चुएशन या फिर चेंज आएगा जब मैं नो लोड से फुल लोड में लेके जाऊंगा तो लाइन में जितना ड्रॉप होगा उतना ही मेरे रिसीविंग इन वोल्टेज में चेंज आएगा नो लोड से फुल लोड में। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग लिखने वाले हैं बेटा वोल्टेज रेगुलेशन, फार्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। जनरल फार्मूला निकालने जा रहा हूं बेटा, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, इसको लिखेंगे परसेंटेज ऑफ
VR सफिक्स n, ठीक है। तो आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेटा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। फुल लोड मतलब जब आपने लोड लगा दिया तब आपका रिसीविंग इन वोल्टेज कितना है, दैट इज कॉल्ड फुल लोड। लोड लगाने के बाद रिसीविंग इन वोल्टेज, फुल लोड का मतलब है लोड लगाने के बाद रिसीविंग इन वोल्टेज को आप VR से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो ये जो चेंज है वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो नाउ दैट इज कैन बी डिवाइडेड बाय फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, दिस इज फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, और परसेंटेज में निकालना है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होगा बेटा, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू दैट इज नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, दैट इज नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज का मतलब है लोड लगाने के बाद रिसीविंग, लोड लगाने के बाद रिसीविंग वोल्टेज को आप VR से रिप्रेजेंट करते हैं। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VR। आपको नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज निकालना है, अगर नो लोड रिसीविंग वोल्टेज आपको आ जाएगा तो आप रेगुलेशन का फार्मूला लिख सकते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, अभी मैं किसी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग की बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसी भी, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे मीडियम हो चाहे लॉन्ग हो, कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है, तो आप देखेंगे यहां पर मैं जनरल ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन चाहे शॉर्ट हो चाहे मीडियम हो चाहे लॉन्ग, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क से कंसीडर की जा सकती है। और ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करने के लिए आप कौन से पैरामीटर यूज करते हैं, ABCD पैरामीटर। तो यहां पर मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर की है, जनरल ट्रांसमिशन लाइन, और इस ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करने के लिए मैंने कौन से पैरामीटर यूज किए हैं, दैट इज ABCD पैरामीटर। इस ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, ABCD, ठीक है। नाउ दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन। सेंडिंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा VS से, सेंडिंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VS, सेंडिंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VS and sending in current can be represented by IS। रिसीविंग इन वोल्टेज को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VR, ठीक है, एंड रिसीविंग इन करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय IR, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं बेटा, मुझे क्या करना है, नो लोड के समय रिसीविंग इन वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए नो लोड पे रिसीविंग इन वोल्टेज निकालना है। जब कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, जब मैं उसको नो लोड कंडीशन पे करूंगा तो रिसीविंग इन वोल्टेज कितना आने वाला है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जब नो लोड में होगी, नो लोड का मतलब लोड को हटा दीजिए, लोड को हटाने का मतलब लोड करंट क्या है, डिस्कनेक्ट है, लोड करंट 0। आप देखेंगे लोड करंट ही हमेशा क्या होता है, अगर मैं यहां पर लोड लगा दूंगा तो जो रिसीविंग इन करंट है वही किससे पास कर जाएगा, लोड से पास कर जाएगा। तो आप देखेंगे जो लोड करंट होता है वही रिसीविंग इन करंट होता है, लोड करंट हमेशा रिसीविंग इन करंट के बराबर होता है। अगर मैं
नो लोड के समय लोड को आपको क्या कर देना है, रिसीविंग से हटा देना, तो लोड करंट जीरो हो जाएगा। लोड करंट जीरो होने का मतलब रिसीविंग इन करंट जीरो होगा, मतलब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर रहे हैं, रिसीविंग इन को ओपन कर रहे हैं। अगर रिसीविंग इन को ओपन कर रहे हैं तो नो लोड के समय आपका जो रिसीविंग करंट जीरो होगा और आपकी जो रिसीविंग इन है ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो आपको इस समय अपने रिसीविंग इन वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आपका ओपन सर्किट के अक्रॉस हमेशा आप वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, तो नो लोड का मतलब है कि रिसीविंग इन से आपको लोड को क्या कर देना बेटा, हटा देना है। तो दिस इज नथिंग बट द नो लोड कंडीशन। नो लोड के समय आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन से लोड को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो नाउ दिस इज द लोड, तो दिस इज नथिंग बट द, ये मैंने ट्रांसमिशन लाइन को किस कंडीशन पे कर रखा है, नो लोड के समय। दिस इज द नो लोड कंडीशन, दिस इज नो लोड। नो लोड के समय आपका जो लोड है वो ट्रांसमिशन लाइन या फिर रिसीविंग से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो लोड करंट क्या हो जाएगा उस समय, जीरो। लोड करंट ही कौन सा करंट होता है, रिसीविंग। लोड करंट जीरो मतलब रिसीविंग इन करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो आप देखेंगे जिस समय आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे करेंगे उस समय रिसीविंग इन करंट आपको मालूम होता है क्या होता है, जीरो। तो जिस समय आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे करेंगे उस समय रिसीविंग इन करंट क्या होगा, जीरो। और उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को आप क्या बोलते हैं, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। उस समय आप अपने रिसीविंग इन वोल्टेज को किससे प्रिंट करते हैं, VRNL। तो आप देखेंगे जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन को ओपन कर देंगे, लोड को हटा देंगे, तो आपका जो रिसीविंग इन टर्मिनल है वो रिसीविंग इन क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। रिसीविंग इन ओपन होते ही आपका रिसीविंग करंट जीरो होगा। और बेटा उस समय जब अपनी ट्रांसमिशन लाइन का नो लोड पे के उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को किससे प्रिंट करते हैं, VRNL, जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कि जब मैं ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे रखता हूं तब आपका जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, जिस समय आपकी ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशन पे उस समय आप रिसीविंग इन वोल्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन, आपके जो ट्रांसमिशन लाइन है जनरल ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, सेंडिंग इन वोल्टेज लिख सकते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होता है बेटा, AVR प्लस BIR। अब ये कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, ठीक है। जनरल मैंने आपको ये इक्वेशन लिखी है। तो अगर आपके पास कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर अगर आपको मालूम है तो सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होगा, AVR प्लस BIR, ठीक है। नो लोड के समय आपको रिसीविंग इन करंट आपको मालूम होता है, रिसीविंग इन वोल्टेज को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो आप देखेंगे अगर आपको नो लोड के समय रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू मालूम है, जीरो होती है, उस समय आप रिसीविंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना होगा किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट किस इक्वेशन से गवर्न होते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन लिखी है कि कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, हर एक ट्रांसमिशन लाइन जो सेंडिंग इन वोल्टेज होगा क्या होगा, AVR प्लस BIR। यहां से आप क्या कर सकते हैं, रिसीविंग इन वोल्टेज निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप रिसीविंग इन वोल्टेज को निकालना चाहते हो तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग इन वोल्टेज होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, VS माइनस BIR डिवाइडेड बाई A। दिस इज द फार्मूला फॉर द रिसीविंग इन वोल्टेज। अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आप रिसीविंग इन वोल्टेज को निकालना चाहते हो तो रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस B इंटू IR डिवाइडेड बाई A। अब आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन वोल्टेज निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको रिसीविंग इन वोल्टेज निकालना है, कब निकालना है, जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशन। तो आप देखेंगे नो लोड के समय आप इस इक्वेशन में अपने रिसीविंग इन वोल्टेज को रखते, रिसीविंग इन करंट को रखते जाइए और रिसीविंग इन वोल्टेज को निकालते जाइए। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट इस इक्वेशन द्वारा हमेशा क्या होंगे, गवर्न होंगे। अगर आपको रिसीविंग इन करंट मालूम है, रिसीविंग इन करंट को रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग इन वोल्टेज को निकाल सकते हैं। आपको अपने ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग इन वोल्टेज को निकालना है कब, जब रिसीविंग इन करंट जीरो है, मतलब नो लोड के समय। तो आपको मालूम है एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसीविंग इन करंट, आपका जो रिसीविंग इन करंट है वो कितना है बेटा, जीरो। जिस समय आप अपनी ट्रांसमिशन का नो लोड कंडीशन में रखते हो उस समय रिसीविंग करंट जीरो होता है और जो रिसीविंग इन वोल्टेज होता है उसको आप किससे प्रिंट करते हैं,
VRNL, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे आपको रिसीविंग करंट मालूम है, उसके करस्पॉन्डिंग रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको रिसीविंग इन करंट मालूम है ट्रांसमिशन लाइन का, तो उस रिसीविंग करंट को यहां पर रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग रिसीविंग इन वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो नो लोड कंडीशन पे आपको अपना रिसीविंग इन वोल्टेज है, तो नो लोड कंडीशन पे रिसीविंग इन करंट आपको मालूम है, वैल्यू पुट करिए 0 होता है, उस समय जो रिसीविंग इन वोल्टेज होगा उसको किस नाम से जानेंगे, VRNL। तो आप देखेंगे जब आप इस कंडीशन पे रखेंगे, दैट इज रिसीविंग नो लोड के समय जो रिसीविंग इन करंट होता है वो कितना होता है बेटा 0, उस समय जो रिसीविंग इन वोल्टेज होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, VRNL। तो आपका किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा, VS/A। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, चाहे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो। जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे करेंगे, नो लोड का मतलब IR की वैल्यू 0 है, उस समय जो रिसीविंग इन वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज, वो हमेशा कितना होता है, VS/A। अगर यहां से मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, क्योंकि आप देखेंगे रेगुलेशन निकालने के लिए नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप लिखेंगे फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन, फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, हमेशा जब आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन पे करते हैं तो रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है, VS/A। अगर मैं नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, मॉड ऑफ VS/A। और आप देखेंगे जो मॉड होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दैट इज VS/mod ऑफ A। तो आप देखेंगे अगर मैं रेगुलेशन का फार्मूला निकालना चाहूं तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का जनरल फार्मूला क्या होगा, दैट इज नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है बेटा, मॉड ऑफ VS/mod ऑफ A। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज का मतलब लोड लगाने पे रिसीविंग इन वोल्टेज को आप किससे प्रिंट करते हैं, VR से, उसी को बोलते हैं फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज, डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। लोड लगाने पे रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है, VR, इनटू क्या हो जाएगा बेटा, 100। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। इस फार्मूले को, वोल्टेज रेगुलेशन के इस फार्मूले को आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं, दिस इज द जनरल फार्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला of voltage regulation, of voltage regulation in a ट्रांसमिशन लाइन। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का ये जनरल फार्मूला है। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और दैट इज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन आप देखेंगे अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में रेगुलेशन निकालना है तो आपको कौन सा पैरामीटर मालूम होना चाहिए, एक तो सेंडिंग इन वोल्टेज मालूम होना चाहिए। सेंडिंग इन वोल्टेज तो आप इस इक्वेशन से निकाल लेंगे बेटा, साथ ही साथ उस ट्रांसमिशन लाइन का ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, मीडियम ट्रांसमिशन में ए पैरामीटर होता है 1। अगर नॉमिनल टी में मैं बात करूं, ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, ए पैरामीटर होता है 1 + YZ/2। तो जब तक आपको ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन के नॉमिनल टी मॉडल में जब तक आपको लाइन का इंपीडेंस और एडमिटेंस नहीं दिया होगा तब तक आप ए पैरामीटर नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरह नॉमिनल पाई मॉडल में भी आपका जो ए पैरामीटर होता है 1 + YZ/2। तो आप देखेंगे ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको नॉमिनल पाई मॉडल में भी इंपीडेंस और एडमिटेंस चाहिए होंगे। उसी तरह इंड कंडेंसर में आपको ए पैरामीटर जो होता है वो कितना होता है 1 + YZ। वहां भी आपको अगर ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको इंपीडेंस और एडमिटेंस चाहिए, ठीक है। अगर मैं वहीं बात करूं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड मालूम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं वोल्टेज रेगुलेशन के फार्मूले को डायरेक्टली निकाल सकता हूं। तो ये जनरल फार्मूला है, मुझे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ए पैरामीटर की वैल्यू मालूम होती है तो उसका मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रेगुलेशन का फार्मूला आप जो है डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपने लिख लिया होगा।
यहां पर अब मैं जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला इसी फार्मूले से निकालने वाला हूं। ये जनरल फार्मूला है, लिखने वाला हूं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो आप देखेंगे फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो ए पैरामीटर होता है वो बेटा कितना होता है 1। तो अगर मैं ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा 1। तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मालूम होता है, लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जब तक आपको लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस नहीं मालूम होंगे तब तक ए पैरामीटर नहीं मालूम चलेगा, और ए पैरामीटर नहीं मालूम चले तो उसका मैग्नीट्यूड भी आपको नहीं मालूम चलेगा। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब क्वेश्चन दिया होगा तभी मैं उसका रेगुलेशन क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन में ए पैरामीटर की वैल्यू आपको डायरेक्टली मालूम होती है, तो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड मालूम है। तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेटा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट द नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड माइनस फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनटू 100। दैट इज किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, या फिर नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है Vs बाई ए। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज के बराबर डिवाइडेड बाई दिस इज फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है बेटा, Vr के बराबर। अगर मैं Vs बाई ए का मॉड निकालूं तो मॉड बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ Vs डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए माइनस Vr डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Vr इंटू 100 लिखेंगे। फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है 1, इसलिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन के ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड बेटा कितना होता है 1। तो फार्मूला आपका हो जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अगर आप निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ Vs डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड ऑफ Vr डिवाइडेड बाई Vr इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ voltage regulation for short transmission line is nothing but the sending in voltage minus receiving in voltage divided by receiving in voltage into 100. This formula of voltage regulation is only valid for short transmission line। फिर ठीक है, तो ये voltage regulation का फार्मूला केवल और केवल किस ट्रांसमिशन लाइन के एप्लीकेबल है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। दिस voltage regulation formula is only applicable for short transmission line only, short transmission line only applicable for short transmission line. This फार्मूला इज नॉट वैलिड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन। मीडियम और लॉन्ग के लिए जो मैंने जनरल फार्मूला निकाला है वही फार्मूला आपके लिए अप्लीकेबल होगा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं बेटा। नाउ दिस वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला is not applicable for medium and long
ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज इनटू 100 विल बी देयर, ठीक है। तो मुझे जो है मीडियम ट्रांसमिशन समझाने के लिए जो बेसिक का रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको पढ़ा चुका हूं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। आई कैन बी गो फॉर द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। थैंक यू वेरी मच।